इस देश के 75 करोड़ अन्नदाता की किस्मत को उद्योगपतियों के गिरवी और बंधुआ बनाने के लिए ये कानून सोच समझ के लाए। मुनाफा कैसे कमाएंगी? कम दाम में खरीदेंगी, वहाँ पे स्टॉक कर लेंगी, कोई छापा नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं होगा, फिर महंगाई होगी। आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपके मन में कोई पाप नहीं है, आपके मन में कोई षड्यंत्र दिमाग में नहीं है। केंद्रीय मंत्री और कुछ केंद्रीय नेता जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अपमानजनक शब्द और अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा आत्मिक कष्ट हुआ, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ। छोटी छोटी घटनाओं पर इस देश के मीडिया ने तूफान उठाया है। छोटे छोटे सवालों पर इस देश का मीडिया ने ऐसा लगाया कि जमीन को आसमान पर ले गया है। उसमें टैक्सेस नहीं होंगे, किसान स्वाभाविक है, जहाँ टैक्सेस नहीं होंगे उधर भागेगा और वो ऊंचा दाम देंगे। हो सकता है 2-4 साल ऊंचा दाम दे दे, सारे किसान भाई उधर चले जाए, तब खेल शुरू होगा। किसान आंदोलन अपना 45वां दिन पूरा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद सत्ताधारी सरकार के सत्ता पर फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा है। उनसे जानेंगे कि वो आखिर यहाँ पर आए हैं, किसानों के बीच में आ रहे हैं लगातार। तो आप सरकार से क्या मांग आपने अभी तक रखी हैं और सरकार क्यों आपकी मांगों को बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं सुन रही? सरकार से तो पहले दिन से, जब से किसान यहाँ पे आया, जब से ये काले कानून बने थे तीनों, उस दिन से किसान इसका विरोध कर रहा है। किसान ने पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात इसलिए रखी और बहुत सरल अंदाज में रखी, क्योंकि सरकार किसान ये मानता था कि हमारी सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे वोट से बनी सरकार है, तो अगर कोई चीज़ें हमारे खिलाफ आई हैं वो गलती से हो सकती थी। किसान का ऐसा मानना था कि वो गलती से हो सकती हैं, समझ में नहीं आई है, तो उन्होंने बहुत सरलता से अपनी बात को रखा था कि इन कानूनों को वापस ले लो। इन कानूनों को रखने से औद्योगिक घरानों के यहाँ किसान गिरवी हो जाएगा, बंधुआ हो जाएगा। लेकिन सरकार बाद में किसान को सरकार की मंशा मालूम पड़ी कि वो गलती से कानून नहीं लाए, वो नादान और अनजाने में कानून नहीं लाए, वो बहुत सोच समझ के किसान की, इस देश के 75 करोड़ अन्नदाता की किस्मत को उद्योगपतियों के गिरवी और बंधुआ बनाने के लिए ये कानून सोच समझ के लाए। तब किसान चल के दिल्ली की तरफ किसान ने कूच किया है। 1.5 महीना पूरा हो गया है, किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा हुआ है, किसान लगातार वार्ता के लिए वहाँ पर जा रहा है। सरकार उनको टालो और थकाओ की नीति पर बुला रही है और टाल देती है। सरकार ने अभी तक सही मायने में अभी किसान से बात ही नहीं की है, क्योंकि किसान पहले दिन से, जिस दिन आया है उस दिन से ये कह रहा है कि हमारी पहली और अंतिम मांग ये है कि हम पहले तीनों काले कानूनों को वापस चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये कानून जो आपने बना दिए, इसमें अगर कोई छोटी पूरी खामी होती तो संशोधन की बात कर ली जाती। इसमें संशोधन की कोई बात और कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एब इनिशियो तीनों कानून है वो किसान की किस्मत को बर्बाद करने के लिए बने हैं। इसलिए किसान ने पहले ही दिन कहा कि हम कोई संशोधन नहीं मानेंगे, हम कोई फेरबदल की बात नहीं कर रहे हैं, हमको पहले ही राउंड पे ये तीनों काले कानून वापस चाहिए। और उसके साथ साथ किसान ने छोटी सी बात कही कि आप कहते हो दोगुनी आय करोगे किसान की, आप कहते हो प्राइवेट मंडियां लाओगे, आप प्राइवेट मंडियां अगर लाओगे और एमएसपी को कानूनी अमली जामा अगर आप पहना दोगे, तो आप ये बताइए एमएसपी जब आप दे देंगे, जो भी एमएसपी बनती हो स्वामीनाथन आयोग के आधार पर, तो उसका भार तो लाला पे पड़ने वाला है, या लाला खरीदने वाला है, लाला बेचने वाला है। तो सरकार के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं ये सवाल भी करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ कि जब एमएसपी का सवाल है, उसको प्रधानमंत्री कहते हैं वो रहेगी, हम वचनबद्ध हैं कि उसमें जो है पूरा पैसा किसान को मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूरा पैसा किसान को देने को आप तैयार हैं, आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपके मन में कोई पाप नहीं है, आपके मन में कोई षड्यंत्र दिमाग में नहीं है, तो आप उसको कानूनी अमली जामा एमएसपी को पहनाइए। और ये पैसा तो उद्योगपति लाला जो आ रहा है ना कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट जगत के लोग जो प्राइवेट मंडियां लेके आ रहे हैं, ये पैसा तो वो देंगे। अगर वो पैसा देंगे तो सरकार पर भार नहीं पड़ने वाला। अगर कोई भार की बात है तो वैसे तो भार ये किसान को जो एमएसपी देना है ये कोई भार के सवाल नहीं है, किसान होती जन कल्याण के लिए। तो उसमें बीजेपी की सरकार और बीजेपी के पेट में जो दर्द हो रहा है कि लाला को जो पैसा देना पड़ेगा, लाला को पैसा देना पड़ेगा, उसमें अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या आखिर इनके मन में है।
देखिए, एक सवाल बार बार ये आ जाता है, अभी पीछे से भी आवाज़ आ रही है कि मीडिया को नहीं पता क्या। मीडिया आपकी बात को वहाँ तक पहुँचा रही है, लेकिन बार बार मीडिया को इसका माध्यम, मीडिया आपका माध्यम है, आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहा है, लेकिन सवाल बार हो घूम फिर के यह आ जाता है मीडिया हमारी बात को नहीं पहुँचा रहा। मीडिया और आपकी बात को किस तरीके से पहुँचाए? नहीं, ये सवाल तो है कि ये सवाल तो है कि मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ये किसान आंदोलन है। छोटी छोटी घटनाओं पर इस देश के मीडिया ने तूफान उठाया है। छोटे छोटे सवालों पर इस देश का मीडिया ने ऐसा लगाया कि ज़मीन को आसमान पर ले गया है। लेकिन देश का 75 करोड़ किसान की नुमाइंदगी यहाँ पर है और आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ पर 1.5 महीने से हो रहा है। किसान ठंड में यहाँ पर ठिठुरता हुआ अपने बच्चों को घर पर छोड़ के आया है, अपने जानवर घर पर छोड़ के आया है। उसका सारा जो उसकी रिहाइश है वहाँ क्या हो रहा है उसे नहीं पता है। उसके खेत में फसल बोई गई है या उसमें पानी कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है उसे नहीं पता है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इतने बड़े सवाल पर जिससे अभी सवाल उठता है ना कि बाहर के विदेशी जमीन से भी आवाज़ आने लगी है कि भारत का किसान परेशान है, वहाँ की सत्ता उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हमें उनकी मदद की जरूरत है, हमको उनकी मदद की जरूरत नहीं है। यहाँ का किसान अपने मुद्दों को स्वयं सुलझ लेगा। लेकिन क्या देश की सरकार के कान पर जू नहीं देख रही? देश का मीडिया समझ नहीं पा रहा कि इससे बड़ा कोई मुद्दा इस देश के इतिहास में आने वाला है? इतने बड़े सवाल पर जैसा मीडिया की आपने कहा, आप जैसे भाई लोग इसको उठा रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जिस मीडिया को इस आवाज को बहुत तरीके से उठाना चाहिए था, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता था, वो नहीं उठा रहा है। और इतिहास में वो भी कहीं कहीं से इस गुनाह में शामिल रहेगा, इतिहास इसका भी लिखा जाएगा। मैं एक सवाल, आप सर थोड़ा आगे आ जाए, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। आप अभी फ़िलहाल में बीजेपी छोड़कर आए हैं, और तो ऐसा आपको क्या लगा कि आप बीजेपी छोड़कर आ गए? देखिए, वर्तमान में जो कृषि कानून है, एक तो इसकी जो प्रावधान है उससे खेती किसानी भविष्य में ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरीके से किसानों के शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर कुछ केंद्रीय मंत्री और कुछ केंद्रीय नेता जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अपमानजनक शब्द और अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा आत्मिक कष्ट हुआ। क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ, मैं भी गांव से हूँ। हमारे परदादा आज़ाद हिंद फौज में लड़े। क्यों लड़े? अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व था, जो उनकी कंपनियों का प्रभुत्व था, एकाधिकार था, उसके खिलाफ लड़े। अपने देश की ज़मीनों को आज़ाद कराया, अपने देश के किसानों को आज़ाद कराया, अपने देश की संप्रभुता को आज़ाद कराया। आज क्या हो रहा है? इस कानून से डर क्या है कि इसके दो जो कानून हैं, एक जिसमें मंडियां बनेंगी, दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम। जब प्राइवेट मंडियां बन जाएंगी तो उसमें टैक्सेस नहीं होंगे। किसान स्वाभाविक है, जहाँ टैक्सेस नहीं होंगे उधर भागेगा और वो ऊंचा दाम देंगे। हो सकता है 2-4 साल ऊंचा दाम दे दें, सारे किसान भाई उधर चले जाएं। तब खेल शुरू होगा। खेल क्या शुरू होगा, पहले सुन लीजिए पूरी बात। खेल क्या शुरू होगा कि नीति आयोग से कोई उठेगा, कॉरपोरेट के जुगलबंदी वाला कोई जो नीति आयोग का सदस्य। अब मैं बिना लाग लपेट के कह रहा हूँ, नीति आयोग में बहुत सारे लोग हैं जो कॉरपोरेट्स, इंटरनेशनल कॉरपोरेट्स और नेशनल कॉरपोरेट्स के लिए, जो देशी कॉरपोरेट्स है उसके लिए काम करते हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। उठेगा, वो कहेगा ये मंडी ख़राब है, या तो ये फिर से इन प्राइवेट मंडियों को दे दिया जाए या तो इन्हें बंद कर दिया जाए। जब मोनोपोली हो जाएगी फिर खेल शुरू होगा। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के आधार पर असीमित भंडारण का उनको हक मिल गया है। तो ये कंपनियां यहाँ पे मुनाफा कैसे कमाएंगी? कम दाम में खरीदेंगी, वहाँ पे स्टॉक कर लेंगी, कोई छापा नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं होगा, फिर महंगाई होगी। इधर किसान कम रेट पाएगा, उधर कंज्यूमर को ज़्यादा रेट देना पड़ेगा। जैसे अभी आलू में हुआ, 60 रुपया किलो आलू हम सब ने खाया एक महीना। उसके पीछे मूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सब कानूनों का कुछ ना कुछ होगा। जब अभी तक, इसके पहले तक कानून था होर्डिंग में, तब तो होर्डिंग कर लेते थे। तो जब असीमित भंडारण का उन्हें छूट मिल जाएगी तो कितनी होर्डिंग करेंगे, जब कोई तो छापा नहीं मार पाएगा। ये लॉकडाउन में भी देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने जो है फसलों को जो है मतलब स्टोर कर लिया था, तो
ताकि कानून के जरिए से उन्हें बाहर निकाला जा सके और लोगों की ज़रूरतें पूरी करी जा सकी। लेकिन सर मैं एक सवाल ये आपसे करना चाहूँगा, आप पार्टी में थे लेकिन लगातार पार्टी बीजेपी ये कह रही है कि ये कानून किसानों के हक के लिए है। आप पार्टी के अंदर थे, और आप आज 45वां दिन है किसानों की आवाज़। इतने दिन तक सर, मैं थोड़ी कड़वी बात होगी, मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगा कि आपको इतने दिन क्यों लगे कि ये काला कानून सरकार के मतलब जनता के खिलाफ? पहली बार बता देता हूँ, 13 दिसंबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इसी कानून के को लेकर और किसानों के पक्ष में। तो वो गोरखपुर में किया था, तो यहाँ तक तो आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि किसानों के पास चलते हैं, अपनी आवाज़ यहाँ तक बताते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए। हमारा स्थान तो गोरखपुर है, गोरखपुर से हम यहाँ आए, आज ही आए हैं, आज यहाँ आ गए, किसानों के साथ हैं। और देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जब व्यक्ति अंतरात्मा से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी ना, उस दिन मैं रात भर रोया था, सुबह तक मैं रोता रहा। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी चीज़ लिखी कि जुर्म करना अपराध है, उससे ज़्यादा अपराध जुर्म सहना होता है। तो बस अब अपराधी नहीं बनना है, अपराध बोध से ऊपर आ गया हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। मेरा एक कड़वा सवाल और होगा सर, आप मुझे ये बताइए कि अब से पहले सरकार जो है कि अभी तक हर काम को अच्छा काम बताती आ रही है, कभी अच्छे दिन के नाम पर या फिर उसका नामकरण ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हो गए, CAA NRC हो गया, उसके बाद ये किसान विरोधी कानून आप लोग बता रहे हैं लगातार इसे। तो ये चीज़ें जो हैं हिंदू मुस्लिम और कुछ लोग इसे जो है दूसरे रंग से भी देख रहे हैं, और जिसमें ये भी आया है कि ये नकली किसान वर्सेस असली किसान, और पीछे अभी ये भी चल रहा था कि ये खालिस्तानी है। तो आपको लगता है कि आप बीजेपी में थे लेकिन अब बीजेपी से बाहर आए, अब किसानों के बीच आए, आपके अंतरात्मा ने ये सवाल दिया, तो क्या बीजेपी में जो लोग हैं क्या वो ये चीज़ को नहीं जानते, क्या वो किसान नहीं है उनमें? देखिए, मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, बाकी अंतरात्मा जिसकी जागृत होगी। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध हो रहा था ना, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो बहुत सारे लोग विदेशी कपड़े पहनते थे ना, नौकरियों में थे, अंग्रेज़ों की सरकारी नौकरियों में। गांधी जी ने आह्वान किया, सरकारी नौकरी छोड़ो, असहयोग आंदोलन चलाओ और कपड़े को होली जलाओ विदेशी कपड़ों की। तो जो लोग कर रहे थे उनकी अंतरात्मा जागी, वो लोग आए, और कुछ लोग नहीं आए। तो जिनकी अंतरात्मा जागेगी, ये तो स्वस्फूर्त है ना, अंतरात्मा किसी की जगाई नहीं जा सकती। वो जब तक अंदर से नहीं जगेगी, आपकी स्वयं नहीं जगेगी, तब तक आप नहीं जगा पाओगे। किसानों ने आपका कैसा स्वागत किया सर, ये ज़रूर जानना चाहूँगा। मुझे किसानों के बीच में आकर, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार में हूँ, और मैं एक सेवादार बन के आया हूँ, मैं कोई नेता बनकर नहीं आया। जब तक इनका आंदोलन चलेगा, जब तक इनको हक नहीं मिलेगा, तब तक मैं इनके लिए साथ खड़ा रहूँगा और इन लोगों के साथ मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। सर मैं आपसे दोबारा आपके पास आना चाहता हूँ। सरकार अगर इन कानूनों को मान लेती है या नहीं मानती है, क्योंकि अगली डेट फिर से मिल गई है और तारीख आपको मिल रही है लगातार, तो अगला आपका कदम क्या होगा? देखिए, अभी तक सरकार का जो रवैया रहा है वो खेल तारीख खेल रही है। उसका रवैया कतई अच्छा नहीं है और काबिले बर्दाश्त भी नहीं है। परंतु किसान अपनी लड़ाई अंतिम आर पार की लड़ने आया है, इसलिए पेशेंस नहीं खोना चाहता। ये जो तारीख का खेल जो सरकार खेल रही है, इसके पीछे कुत्सित मंशा है, रवैया इसके पीछे इनका ये रवैया खराब है। किसान इस रवैये को समझ रहा है, किसान इससे मन ही मन आक्रोशित भी है, किसान इसका जवाब देना भी जानता है, लेकिन किसान ने तय किया है कि लड़ाई आर पार की लड़नी है। इसलिए ना वो हिंसा करेगा, ना वो धैर्य खोएगा, और इनको इस खेल के लिए भी इसी खेल में हराएगा
और इसको मजबूर करेगा कि ये तीनों काले कानून वापस ले। जी धन्यवाद। इन्होंने एक बात कही है कि खेल वही खेलो लेकिन खेल का अंदाज बदल डालो। हूँ कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।